हेलो। हेलो। बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? भूले नहीं जब चैप्टर 3। हाँ चलो, दिख रही है। करें लेक्चर स्टार्ट। यस, अभी तक हाँ, आप लोगों ने भूले अलजेब्रा के कुछ लॉज कर लिए है ना। उसमें हमने कुछ कम्यूटेटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज, एंड लॉज और लॉज ये सब कवर किया था, राइट। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा के मैप के बारे में पढ़ेंगे। एक मेथड तो क्या है, हमने जो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन यूजिंग बुलियन लॉज किया था उसमें हमने ये चीज देखी थी कि जो भी हम लॉजिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो भी हमें डिजिटल इक्वेशन दी हुई थी, अगर हम उसको बुलियन लॉज से सॉल्व करते हैं तो हमने ये देखा कि हमारे जो डिजाइन सर्किट्स हैं वो रिड्यूस हो जा रहे थे। सेम सर्किट जो है जहां पे आपके 4 गेट लगने थे, वो काम आपका एक गेट भी वही काम कर पा रहा था। तो बुलियन अलजेब्रा से हम लोग क्या कर रहे थे, लॉजिक सिंप्लीफिकेशंस कर रहे थे, ठीक है। अब बुलियन अलजेब्रा में जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट जो नंबर्स लेते हैं, मान लो ए इनपुट वेरिएबल्स ए बी एंड सी डी, इस तरह से वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स हमारे बढ़ते जाते हैं, जैसे अगर हम बुलियन अलजेब्रा से सिंप्लीफिकेशन 2 वेरिएबल के लिए करेंगे या 3 वेरिएबल के लिए करेंगे तो इजी पड़ेगा, लेकिन वही सिंप्लीफिकेशन 4 या 5 वेरिएबल इनपुट्स के लिए करेंगे तो उससे सिंप्लीफिकेशन बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। तो उसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक के मैप मेथड आया है जिसको हम कार्नप मैप बोलते हैं। उसका काम भी यही है कि वो लॉजिक सर्किट्स को काफी रिड्यूस कर देता है, जितना रिड्यूस हो सकता है कोई भी सर्किट या इक्वेशन, उसको वो सॉल्व करके बहुत ही रिड्यूस कर देता है। अब लेकिन उससे पहले हमें कुछ उसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे। तो आज हम के मैप सॉल्व नहीं करेंगे, के मैप के बस बेसिक्स पढ़ेंगे। आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं जो मैंने अपलोड कराए हैं? आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हैं चैनल के जो मैंने अपलोड किए हैं? अभिनव, हेलो। हेलो। नहीं, वो मैंने आपको कल मैसेज दिया था कि ये लेक्चर्स देखो आप। खैर, अब मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, उसके बाद वो लेक्चर्स देख लेना तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि के मैप की सिंप्लीफिकेशन क्लास में करानी तो आसान है, ऑनलाइन कराने में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि वहां तो हम बच्चों से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना, बार बार पूछ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स भी ऐसा रहेगा, और दूसरा बोर्ड पे कराना एक अलग तरीका है। तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मैप अच्छे से समझ आ जाए। तो इसीलिए जो वीडियोस देख दिए हैं मैंने, एक तो वो अच्छे से समझिए और जो आज मैं बेसिक्स बता रही हूँ, काफी कुछ वो वीडियोस वाले रिपीट हो रहे हैं, पर उसके बाद आपको वीडियो और अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट टर्म्स की, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स। प्रोडक्ट टर्म्स क्या होगी? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, कोई भी दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन है तो उसको हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सपोज एक्स और वाई, मेरे पास दो इनपुट वेरिएबल है, ठीक है। मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, एक्स वाई लिख सकती हूँ, एक्स बार वाई कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स वाई बार कर सकती हूँ, ठीक है। या मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स बार वाई बार, 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मेरी दो, ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जो टर्म्स होती है इनको हम बोलते हैं मीन टर्म्स, ठीक है। जब भी दो दो टर्म्स हमारी प्रोडक्ट हो रही हैं तो उनको हम बोलते हैं मीन टर्म्स। अब अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं हमारे पास, तो उसके हमारे जो है 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। एक्स बार वाई बार, जो जैसे हम लेते हैं ना 0 0, का मतलब क्या हो गया, एक्स बार वाई बार, है ना। और 0 1, अगर ये एक्स है और ये वाई है, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बार वाई, ठीक है। 1 0 को कैसे लिखेंगे रवि? रवि कैसे लिखेंगे 1 0 को? एक्स वाई बार,
सिमिलरली 1 1 को हम लिखेंगे एक्स वाई, तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 4। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट टर्म्स या मीन टर्म्स। ठीक है, और जितने हमारे वेरिएबल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल थे 2, तो हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बढ़ेंगे? 2 n। n मतलब कितने वेरिएबल हैं? 4। n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। x और y, एक x है और दूसरा y। अगर मैं x y z ले लूं तो कितने वेरिएबल्स हो गए? कितने वेरिएबल्स हो गए? टोटल वेरिएबल्स तो हो गए मेरे पास 3। टोटल वेरिएबल्स तो हो गए, n की वैल्यू क्या हो गई? 3। ठीक है, और कॉम्बिनेशन टोटल कितने हो गए मेरे? 8। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गए हमारे 8। तो ये हमारे क्या हो गया? इसको हमने बोला स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। इनको हम बोलते हैं मैक्स टर्म्स। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि जो सम है हमारे पास, मान लो कोई भी टर्म है हमारे पास, इनपुट तो एक्स और वाई थे, अब हमने और गेट लगाया। ठीक है, अगर वो 0 0 है, ठीक है, या 0 1 है, 1 0 है, या 1 1 है, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जब हम मैक्स टर्म लिखते हैं बेटा, तो 0 को जैसे हम बार लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमें 0 को बार नहीं लिखना है, 1 को बार लिखना है। जब भी हम मैक्स टर्म लिखेंगे तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो 1 है वो हमारा बार लिखा जाएगा, और 0 जो है उसको सिंपल वेरिएबल लिखना है। ठीक है, वो हमारा बिल्कुल सिंपल वेरिएबल लिखना। अब यानी कि अगर मैं x और y 0 0 लूंगी, तो मैं मेरी इक्वेशन जो यहाँ बनेगी, तो वैसे तो 0 0 तो x बार y बार होना चाहिए था, क्योंकि मैं मैक्स टर्म लिख रही हूँ प्लस के फॉर्म में, सो इट विल बी x प्लस वाई। 0 1 को लिखूंगी x प्लस वाई बार। आ रही है समझ में? 1 0 को लिखेंगे, 1 को उल्टा लिखना है, 1 पे बार लगाना है, x बार प्लस वाई। नीचे 1 1, ये क्या हो गया? x बार प्लस वाई बार। तो हमारी मैक्स टर्म में जब भी हम लिखेंगे, तो हमने 1 को जो है उस पे हमने बार लगाना है, ये ध्यान रखना है बेटा जब भी मैक्स टर्म की बात हो रही है। ठीक है, वो होगी हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। जो हम इसकी टोटल इक्वेशन लिखेंगे, अगर हम लिखें तो हमारी क्या बनेगी? ये बात समझ आई है आपको? यहाँ कंफ्यूज नहीं करना। मीन टर्म तो वो थी जैसे हम सिंपल इक्वेशन अब तक लिखते आए थे, मैक्स टर्म में हमने क्या करना है? उल्टा कर देना है। ठीक है, 0 को हमने सिंपल लिखना है, और 1 और बार को वाई, जहां पे 1 है वहां पे हमने बार लगाना है। ये चीज ध्यान रखना कि आपको इक्वेशन देखनी है कि वो प्रोडक्ट ऑफ सम है या सम ऑफ प्रोडक्ट है। दोनों मेथड से के मैप सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है, तो यहाँ पे टर्म्स को समझना जरूरी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने एक सिंपल वही रिप्रेजेंटेशन दिखाई है, मीन टर्म और मैक्स टर्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला कॉम्बिनेशन मैंने 0 0 लिया एक्स और वाई में, 0 0 एंड 0। ठीक है, तो यहाँ पे मीन टर्म की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, मीन टर्म का क्या मतलब था? सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। पहले प्रोडक्ट टर्म्स हमारी क्या है? प्रोडक्ट टर्म का मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली, तो इसको हम लिखेंगे एक्स बार वाई बार। लेकिन वही चीज मैंने जो भी बताई है, लेकिन अगर इसको मैक्स टर्म में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? बार नहीं लिखेंगे, 0 को बार नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 को बार लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि प्लस वाली फॉर्म लिखनी है, इसको हम बोलेंगे एक्स प्लस वाई। ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? प्लीज बताओ, ये चीज क्लियर हो गई? मेन मेन टर्म के ऊपर अलग तरीके से लिखेंगे, मैक्स टर्म के में प्लस आएगा जहां पे, वहां पे हम सिंपल 0 को सिंपल टर्म लिखेंगे और 1 को बार लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सिमिलरली सेकंड की बात करें अगर हम, 0 1, ठीक है, ये क्या हो गया? 0 हमारा एक्स पे है, एक्स बार हो गया, और 1 तो ये हो गया एक्स बार वाई। और लेकिन यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो वहां पे वाई पे क्या आ जाएगा? बार, एक्स प्लस वाई बार। ठीक है, एक्स प्लस वाई बार। सिमिलरली हमारे पास 1 0 को हम लिखेंगे मेन टर्म में एक्स वाई बार, और मैक्स टर्म में बताओ क्या लिखेंगे? एक्स बार प्लस वाई।
रवि एक्स बार क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे मैक्स टर्म में? हाँ वेरी गुड। सिमिलरली वन वन है तो यहाँ पे मैक्स टर्म में एक्स बार प्लस वाई बार आ जाएगा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आगे जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो हमें ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्लियर आ रही है? ये लेक्चर रिकॉर्ड होने के बाद ना आपको उस पे मिल जाएगा टीचमेंट पे ही, ठीक है। अगर किसी का कोई दिक्कत है तो टीचमेंट रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसके बाद ही आप देख पाओगे, ठीक है। हमारा कैनोनिकल सॉफ्टवेयर, आप आपका स्पीकर बंद करो प्लीज, आपकी उससे ना वो आ रही है साउंड, ठीक है। ओके, आप आपका जो ये लेक्चर है टीचमेंट पे रिकॉर्ड हो जाएगा और आप बाद में भी इसको देख सकते हो टीचमेंट पे कभी भी, ठीक है। मैं अलाउ कर दूंगी यहाँ से। नेक्स्ट है, हम कैनोनिकल सोप फॉर्म की बात कर रहे हैं। जो चीज हमने अभी लिखी थी ए बी हमने एक्स वाई दो वेरिएबल लिए थे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल चेंज किए हैं। वेरिएबल का नाम मैंने इनपुट्स का लिया ए पी क्यू एंड आर, और आउटपुट का नाम मैंने अलग, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। तो आउटपुट को मैंने एफ से डिनोट किया है और इनपुट्स को मैंने पी क्यू आर से डिनोट किया है, क्योंकि अब हमारे पास ये तीन तीन है इनपुट्स। इसके टोटल कितने हमारी ट्रूथ टेबल में वो कॉम्बिनेशन आएंगे, कितने आएंगे बेटा? 8 टू रेज टू पावर 3 यानी कि 8। तो जो टेबल तो आप सबको बनानी आती है, प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा। 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, मैंने इजी मेथड आपको बता रखा है कि हम ये टेबल कैसे बनाते हैं, है ना। अब सपोज कि हमारे पास एक आउटपुट कुछ भी आ रही है किसी भी फंक्शन की, तो आउटपुट 1 देखो कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ना। एक आउटपुट 1 इन इन पोजीशंस पे आ रही है, ठीक है। जो इन इन पोजीशंस पे आ रही है उनको हम टर्म को लिखेंगे, जैसे कि अब आपको बाइनरी का वो तो आता है बनाना, बाइनरी से डेसिमल, है ना। आपको ये पता है ये क्या है, 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सॉरी इस पे ना पेन थोड़ा अच्छे से नहीं चलता मेरा, 4 है, ये 5 है, सॉरी 5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है। आपको पता है ये टेबल हम ऐसे बनाते हैं ना। यहाँ पे जहां जहां पे आउटपुट 1 आई है अब आपकी, उस टर्म को हमने लेना है। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आई है ये 0 1 1 पे, कहा ये 0 1 1 पे आई है आपकी आउटपुट हाई, आ रही है ना, दिख रहा है आपको 0 1 1 पे आउटपुट 1 है। 0 1 1 किसका कोड है, 3 का, है ना। 0 1 1 किसका कोड है, 3 का। सिमिलरली 1 0 1 किसका कोड है, बताओ मुझे। 1 0 1 किस किसका कोड है, यहाँ पे आपकी आउटपुट हाई आ रही है, दूसरी आउटपुट आपकी यहाँ हाई आ रही है। 0 इनपुट यहाँ पे क्या है, P इज 1, Q इज 0 एंड R इज 1। 1 0 1 पे क्या को हम क्या बोलते हैं, 5। भूल गए हो क्या सारा? हेलो, रिस्पॉन्स दो बेटा। अभिनव, 1 1 0 को क्या बोलते हैं, 6। तो हमारी 6 पे आउटपुट 1 आ रही है, 1 1 1 यानी 7, इस पे भी आउटपुट 1 आ रही है। तो हम यहाँ पे हमारी जहां जहां आउटपुट 1 आई है, हम जब भी सॉफ्ट फॉर्म की बात करेंगे उसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। इसको लिखने का ढंग है, ठीक है। तो स्मॉल m जब भी आएगा तो इसका मतलब है हम सॉफ्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, और जहां कैपिटल M आएगा उसका मतलब है वहां पे हम पोस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी मैक्स टर्म्स की बात कर रहे हैं। और जब भी स्मॉल m है मतलब हम मीन टर्म्स की बात कर रहे हैं। आपको ये जो चीजें हैं ये ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो स्मॉल m, M3 पे आपका आया है, M5 पे 1 है, M6 पे 1 है और M7 पे 1 है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f इज ए फंक्शन ऑफ मीन टर्म्स 3 5 6 एंड 7। आगे हम के मैप के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमें इस फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे। तो ये फॉर्म आपको लिखनी समझ में आ गई है, आप इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे ना। 3 का मतलब है 0 1 1 की बात हो रही है, 5 का मतलब है 1 1 0 1 की बात हो रही है, और
जब भी स्मॉल एम लिखा हुआ है हम मीन टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सॉफ्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आगे आप के मैप को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका कैनोनिकल पॉज फॉर्म। अब देखो पॉज फॉर्म में आपका उल्टा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स है। अब इसमें हमने वन को नहीं देखना, इसमें हमने देखना है जीरो को। कहां कहां पे आउटपुट हमारी जीरो है, यहाँ यहाँ पे हमारे आउटपुट जीरो है, यहाँ पे आउटपुट जीरो है, यहाँ पे आउटपुट जीरो और आउटपुट यहाँ जीरो। दिख रहा है आपको, दिख रही है बेटा स्क्रीन? हाँ, तो जीरो 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 पे आउटपुट जीरो है यहाँ पे, ठीक है। ये वाली टर्म जो है यहाँ हमने ये मैक्स टर्म में लेनी है, और अभी मैंने आपको बताया इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, ठीक है। तो यहाँ पे एम जीरो टर्म आ गई, ठीक है। फिर एम वन पे भी आ रहा है आपका जीरो, एम वन पे भी आ रहा है जीरो, फिर एम टू पे आ रहा है आपका जीरो, और फिर आपका एम फोर पे। वन जीरो जीरो को हम क्या पढ़ेंगे, वन जीरो जीरो का मतलब क्या आपका, वन जीरो जीरो का मतलब क्या है, फोर। हाँ, तो फोर पे भी हमारे आउटपुट जीरो आएगी। तो हम इसको इनको टर्म्स को कैपिटल एम से लिखेंगे, एम जीरो, एम वन, एम टू एंड एम फोर। ये लिखनी आ गई आपको। और इनको यहाँ पे जब हम डिनोट करेंगे ना, इनके आगे पाई का सिंबल लगेगा। जहां पे आपको ये पाई का सिंबल लगा हुआ दिखे, पाई एंड कैपिटल एम, इसका मतलब जो उसने हमारे क्वेश्चन में पॉज फॉर्म में दे रखा है। तो हम पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा सॉफ्ट फॉर्म में दे रखा है कि पॉज फॉर्म में दे रखा है। क्लियर? जब हम जब हम समीशन ऑफ एम इस तरह से लिखा हुआ हमें मिलेगा, समीशन ऑफ स्मॉल एम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सॉफ्ट फॉर्म का क्वेश्चन दिया है। और जब पाई एम लिखा मिलेगा तो इसका मतलब उसने हमें क्वेश्चन पॉज फॉर्म में दिया है, और क्वेश्चन में हमारी मैक्स टर्म उसने हमें दी है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का मेथड अलग है सॉल्व करने का। ये चीज क्लियर? आगे चले। हाँ, आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म की। कभी कभी एग्जाम में वो कहता है कि इक्वेशन दे दी है उसने हमें एक, कहता है इसको स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म में बनवाओ। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास तीन वेरिएबल है, ए बी और सी, इसमें है ना, और दूसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, ए, ठीक है। तो पहले तीन वेरिएबल है और दूसरी टर्म में हमारे पास एक वेरिएबल है। सॉफ्ट फॉर्म में क्या होता है कि आपको सारे के सारे तीनों के तीनों वेरिएबल कंप्लीट करने हैं हर टर्म के साथ, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास ए बी सी में तो तीनों वेरिएबल है, लेकिन ए के पास दो वेरिएबल कम है, बी और सी। क्लियर हो रही है बात? एक ए जो है ये अकेला है बेचारा, इसके पास ना बी है ना सी है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें हमें बी डालना है, तो हम यहाँ पे बी प्लस बी बार ऐसे डालेंगे, सी डालना है तो सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों टर्म हमें इस फॉर्म में यहाँ लिखनी पड़ेगी, यानी ए के साथ हमने बी प्लस, क्योंकि आप लिख सकते हो, आपको पता है बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, वन। तो अगर मैंने इसके साथ बी प्लस बी बार लिखा कोई फर्क पड़ेगा? इक्वेशन एज इट इज रहेगी। सी प्लस सी बार इसके साथ डाला तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार हमें इक्वेशंस को उल्टा खोलना होता है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल्स को ऐड करना होता है, ठीक है। जब रिड्यूस कर रहे होते हैं तो वेरिएबल्स को कंबाइन करके हटाना होता है। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को लेंगे। तो यहाँ पे हमने बी प्लस बी बार एक टर्म ऐड की और सी प्लस सी बार ऐड की, और इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले बी को मल्टीप्लाई कर दिया, बी बार है और सी प्लस सी बार है, ठीक है। पहले बी को सी से किया, बी सी बार, बी बार सी एंड बी बार सी बार, तो ये चार कॉम्बिनेशन आ जाएंगे यहाँ पे। क्लियर हो रही है? बी की सी के साथ, फिर बी की सी बार के साथ, बी बार की सी के साथ, बी बार की सी बार के साथ। तो इस तरह से हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ गए अंदर, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कर लोगे कि नहीं? यस रवि, हो जाएगा बेटा। हाँ, उसके बाद हमारे पास बाहर इस ब्रैकेट के बाहर ए है ना, ए को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारे नीचे इक्वेशन बन के आई है, देखो हर एक इक्वेशन में
यहाँ पे तीनों वेरिएबल है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, चाहे वो बार की फॉर्म में है चाहे जो भी है, तो हमारे पास सारे के सारे तीनों के तीनों वेरिएबल हर फॉर्म में है। जब भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्म, तो हमें वेरिएबल्स को ऐड करना है। यानी जो ए है, ए में बी कम है तो बी डाल दिया, सी कम है तो सी डाल दिया, इस तरह से हमने उसको करना है। ऐसे ही हाँ, अब यहाँ देखो, कन्वर्टिंग सोप एक्सप्रेशन टू ट्रूथ टेबल फॉर्मेट। ठीक है, अभी हमने जो भी पीछे एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ मान लो कोई भी एक्सप्रेशन लिया है, यहाँ पे हमारा सोप फॉर्म में हमारी एक टर्म है, ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है हमें ए बार बी बार सी। ठीक है, ए बार बी बार सी पे हमें 1 लगाना है। ए बी बार, यहाँ पे देखो ये क्या है, ए बार, जहां 0 है वो बार, सोप की बात हो रही है, पोज में उल्टा चलेगा, अभी हम सोप की बात कर रहे हैं। ए बार बी बार सी, ये टर्म है तो यहाँ पे हमने 1 कर दिया। फिर है ए बी बार सी बार, ए इज 1 बी बार एंड सी बार इज 0 0, 1 0 एंड 0, यहाँ पे भी आउटपुट क्या आ गई 1। ए बी सी, जब ए भी 1 है बी भी 1 है सी भी 1 है तो आउटपुट क्या है 1। तो ये तीनों टर्म हमारी क्या होगी, ये हमने क्या किया है, कोई एक हमारे पास ये सोप एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इससे हमने ट्रूथ टेबल की फॉर्म में कैसे लिखना है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें कोई भी सोप एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको इस तरीके से हम ट्रूथ टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म, स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म में क्या रहेगा, जो वेरिएबल कम है हमारे इक्वेशन में वो हमें ऐड करना है ना। तो यहाँ पे मेथड अलग है, पॉज की बात हो रही है, यानी कि अब हम मैक्स टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, मैक्स टर्म्स यानी कि 0 वाली फॉर्म है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म, पॉज का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी क्या है, हमारे पास जो टर्म्स है वो सम वाली आएंगी, ए बी सी सम है ना, ये ए प्लस बी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार एक सम टर्म है। ठीक है, और a प्लस सी बार भी में प्लस आ गया बीच में, मतलब सम टर्म है, जहां बीच में सम है प्लस है वो सम टर्म है। उसका हमने बाद में क्या कर रखा है, मल्टीप्लीकेशन, एक ब्रैकेट में ये टर्म है एक ब्रैकेट में ये टर्म है, तो ये हमारी पोस्ट फॉर्म है। पोस्ट फॉर्म में आपका रहेगा प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम दूसरी इक्वेशन में देखें तो इसमें हमारे पास पहली इक्वेशन में तो a b और c तीनों वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें हमारे पास b नहीं है ना, तो इसमें हमें b ऐड करना है। उसमें हम b प्लस बी बार ऐड किया था, लेकिन जब पोस्ट फॉर्म की बात हो रही है तो ऐड करेंगे b बार, मल्टीप्लीकेशन, यानी सम वाली टर्म में मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म ऐड होगी, मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म में सम वाली टर्म ऐड होगी। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस टर्म को फिर से खोल दिया, यहाँ पे हमने बूलियन अलजेब्रास के लॉ लगा दिए और हमने इस टर्म को फिर से यहाँ पे खोल दिया बस हमने यहाँ पे a प्लस सी बार प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे b वाली टर्म यहाँ अलग कर ली और यहाँ पे b बार वाली टर्म हमने अलग कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस टर्म को खोल दिया, तो अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स आ गई, 1 2 और 3, इन तीनों में a b c है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म है जिसको कि हम मैक्स टर्म बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि जब भी हमने स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म बनानी है तो हम मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म को यहाँ पे ऐड करेंगे और उस टेबल को फिर हम खोल देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमने इसकी टेबल फॉर्म में लिखना हो यहाँ पे तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमें उसने पॉज फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है ना, पॉज फॉर्म की एक इक्वेशन दी हुई है और हमने इसको लिखना है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे आपने एक चीज जो ध्यान रखनी है, जहां पे हमारा a आ रहा है ना, यहाँ पे उल्टा रहेगा ना, 1 को हम बार लिखेंगे और 0 को हम a लिखेंगे, 1 पे a बार। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पॉज फॉर्म की, 1 पे आपका बार, जहां पे भी 1 है वहां पे बार आएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो a b c, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या आएगी 0, 1 नहीं आएगी, इसमें अब आउटपुट हमने क्या देनी है 0, a b c पे 0। फिर कहा रहा है a b बार c। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 0 1 0, ये क्या हो गया a b बार एंड c, प्लस है बीच में, ये a को भी 1 लिखेंगे, c को भी 1, बार को हम 0 लिखेंगे।
सॉरी, बार को हम 1 लिखेंगे। 0 0 1 0 का मतलब क्या गया 2, 0 1 0 पे आउटपुट क्या आ गई 0। ऐसे ही नेक्स्ट है ए बी बार सी बार। तो ए पे हमारा क्या आ गया, ए मतलब 0, बी बार मतलब 1, सी बार मतलब 1, 0 1 1 पे क्या आएगी 0। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारी, ए बार बी सी बार। हमारी नेक्स्ट टर्म है ए बार बी सी बार। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए बार का मतलब है 1 0, ए बार मतलब 1, बी मतलब 0 एंड सी बार मतलब 1, 5 पे 1 0 1 पे हमारी 0 आ जाएगी। अब ऐसे ही 1 1 0, ए बार, ए बार का मतलब है 1, बी बार का मतलब है 1, सी का मतलब है 0, इस पे भी हमारी 0। तो हमें इस तरह से इसकी ट्रूथ टेबल लिखनी है, ये चीज समझ आ गई। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जब हम पॉज फॉर्म में लिख रहे हैं तो 0 को हमने ए मानना है और बार वाली टर्म को हमने 1 मानना है। जहां पे भी 1 है मतलब बार है, यानी कि अगर इसके लिए मुझे बताओगे कोई, सपोज मैंने ये एक टर्म है यहाँ पे 1 1 1, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको मैं, वेरी गुड, ए बार बी बार, वेरी गुड। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल क्लियर हो गई है कि 1 को आपने उल्टा लिखना है और उसको आपने अलग से लिखना है। ठीक है, ये हो गया पोज फॉर्म। जब भी क्वेश्चन देखना है तो ध्यान रखना है कि वो सॉप कह रहा है कि पोज कह रहा है। ठीक है, अब है हम स्टैंडर्ड सॉप फॉर्म से पोज फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस पे ज्यादा ध्यान ना दो। यहाँ एक इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या रहा, सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है ए बार बी बार सी, ये इसने एक इक्वेशन दी है। ठीक है, और यहाँ हमारी सॉफ्ट फॉर्म लिखी है, सॉफ्ट फॉर्म में उसने उसके नंबर लिख लिए। सॉफ्ट फॉर्म में जहां जहां आउटपुट 1 है, ये जो टेबल दी है वहां पे आउटपुट 1 रहेगी, बाकी जगह 0 रहेगी। जहां आउटपुट 1 है वो हमने टर्म लिख ली। ठीक है, जैसे ए बार, पहली टर्म है ए बार बी बार सी बार। ठीक है, तो क्या हो गया 0 0 0 0 0 0 को हम क्या लिखते हैं 0। तो यहाँ पे हमने समीशन, या एम इसने स्मॉल या कैपिटल नहीं दिया है, लेकिन इसने यहाँ पे एग्जाम्पल में समीशन लगा दिया आगे। और देखो यहाँ पे इसने पाई लगाया है ना। पॉज फॉर्म को पाई से डिनोट करेंगे और समीशन से हम सॉफ्ट फॉर्म को डिनोट करेंगे। तो एक तो पहली टर्म हमारी क्या आ गई इसमें 0, क्या आ गई 0, यहाँ हमारी 0 निकल रहा है ना ये। फिर सिमिलरली ए बार बी सी बार, ए बार मतलब 0, सेकेंड टर्म हम ले रहे हैं ए बार बी सी बार। ए बार मतलब 0 1 0, यानी कि क्या हो गया ये 0 1 0 इज 2, तो हमारे पास दूसरा नंबर भी आ गया। क्लियर हो रही है बात। ऐसे ही ए बार बी सी, ए बार मतलब 0, बी सी मतलब 1 1, ये मतलब 3 आ गया। ए बी बार सी, ए बी बार सी यानी कि 1 0 1 इज 5, ए बी सी यानी कि 1 1 1, तो क्या मतलब हो गया 7। तो ये इस तरह से हम इक्वेशन जो है इसकी लिख लेंगे। ट्रूथ टेबल डायरेक्ट भी हम यहाँ से लिख सकते हैं। आपको समझ आ रही है ये इक्वेशन कैसे लिखी मैंने, ये समझ आई। ये नंबर 0 2 3 5 7 कैसे लिखे। ओके, जैसे पहले टर्म में लिख रही हूँ बेटा, ए बी और सी है मेरे पास। ठीक है, तो पहली टर्म में जहां पे बार आएगा उसको तो 0 लिखना है ना, और जहां पे बार नहीं आएगा उसको 1 लिखना है। सोप फॉर्म की बात हो रही है। ए बार पहली टर्म देख रहे हो, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, बार है तो 0, बार है तो 0, बार है तो 0। तो हमने जो करते थे बाइनरी नंबर वाली जो हमारी टेबल है, 0 से 8 की टेबल नहीं बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 0 0 0 का नंबर होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है ए बार बी सी बार, ए बार, ए बार बी सी बार। ए बार 0, बी की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वेरी गुड। तो 0 1 0, उस टेबल में 0 1 0 का नंबर क्या होता है 0 से 8। हाँ, टेबल आपको अब तक याद हो जानी चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो।
टू, तो मैंने यहाँ पे सेकेंड टर्म भी टू लिख दी, ठीक है, पहली जीरो बन गई, दूसरी टू बन गई। नेक्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है हमारी ए बी बार सी, ए ए बार बी सी। ए बार को क्या लिखूंगी, जीरो, बी सी को क्या लिखूंगी, वन वन। जीरो वन वन उस टेबल में क्या होता है, थ्री, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थ्री। उस टेबल में देखना है ना आपने, तो एक टेबल बनवाई भी थी, ये जो नंबर है ना हमारे जीरो से, ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी बेटा, तभी आप फटाफट कर पाओगे, नहीं तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। फिर है आपका पॉज फॉर्म। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो कितनी मजेदार बात ये है कि जो टर्म हमारी यहाँ कवर हो गई सॉफ्ट फॉर्म में, उनके अलावा जो बच गई वो हमारी पॉज में चली जाएंगी। जैसे हम अगर काउंटिंग करें, 0 1 2 3 5 4, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो जीरो जो है हमारा यहाँ चला गया, इसमें वन नहीं आया, तो वन इधर आ जाएगा, टू इधर आ गया है ना, ऊपर वाली में टू आ गया, थ्री भी ऊपर आ गया, फोर नहीं आया इसमें, तो फोर नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास फाइव आ गया है, सिक्स नहीं आया, तो सिक्स नीचे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो टर्म अगर हमने, अगर हमारे पास कोई भी एक टेबल दी हुई है, उसमें जहां आउटपुट वन आ रही है, वो मतलब क्या है, हमारी वो सॉफ्ट फॉर्म में लिखी हुई आउटपुट है। जहां आउटपुट जीरो आ रही थी, वो हमारी पोस्ट फॉर्म में लिखी हुई आउटपुट है। तो हम पोस्ट से सॉफ्ट जो है, एक ही टेबल में से हम हमें सॉफ्ट या पोस्ट फॉर्म दोनों की इक्वेशन मिल जाती है, और उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें टर्म पता लगी कि वन फोर और सिक्स जो टर्म थी वो बच गई ऊपर वाले टेबल से। ऊपर वाले में जीरो था, वन नहीं था, हमने नीचे लिख लिया, टू था, थ्री था, फोर नहीं था, हमने नीचे लिख लिया, फाइव था, सिक्स नहीं था, हमने नीचे लिख लिया। तो इस तरह से हमने टेबल बना ली। अब इसको इसने क्या कर दिया, वापस से इसको इक्वेशन में कैसे लिख दिया। वन जो है, वन को कैसे लिखेंगे, ए बी और सी, वन लिखना है। अब इसमें हम तो कैसे, वैसे कैसे लिखते हैं, अब पोस्ट फॉर्म में वन को कैसे लिखेंगे, जहां आउटपुट जीरो है वो हमारी पोस्ट फॉर्म है, ठीक है, अभी हमने किया था, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी वन वन, ये सी, ये हमारे पास क्या है, वन है, वन वन जीरो। ए आ जाए, वैसे हमारे पास वन का होता है आपका जीरो जीरो वन। तो अब हमारा यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए बी और वन को हमने सी लिखना है, मतलब इसमें हमने पोस्ट फॉर्म में है ना, जीरो को हमने ए से रिप्रेजेंट करना है, और वन को हमने बार से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सी बार है पहला टर्म, ठीक है, ए बी एंड सी बार, तो हमने जीरो जीरो वन लिख लिया। नेक्स्ट इसी तरीके से फोर है, फोर का मतलब है वन वन जीरो, ठीक है, तो ए बार बी बार एंड सी, ए बार बी बार एंड सी, ठीक है। उसके बाद है सिक्स, नहीं ये मैंने सिक्स का ही लिख दिया, फोर का रह गया, फोर का कैसे लिखेंगे, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, इसका मतलब क्या होगा, ए बार बी सी, ये चीज होगी क्लियर। मतलब हम इसी से डायरेक्टली पोस्ट फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म दोनों लिख, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर मेरे ख्याल यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, और एक बार आप इतने ना वीडियो देख लेना जो मैंने आपको भेजे हैं, ठीक है, आप वो वीडियोस देखोगे तो आपको हो जाएगा, उसमें थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैंने काफी हद तक बता दिए। कल के लेक्चर में अब जो नेक्स्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि सॉल्व कैसे करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और ये क्लासेस अटेंड करो, आज भी 23 बच्चे ही प्रेजेंट है, ये गलत, बाद में कहेंगे लग रहे, घर बैठ के भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग ठीक हो, कोरोना का क्या हाल है तुम्हारे यहाँ आसपास, अच्छा, मतलब बीमार तो नहीं हो रहे लोग, तुम ठीक है, ठीक ही रहने चाहिए, बाहर बहुत बुरा इस टाइम पे,
कंप्लीट लॉकडाउन है ना, बाहर मत निकला करो। चलो आज का लेक्चर यहीं एंड कर रहे हैं, कोई डाउट है आपका तो बताओ। पर वो लेक्चर जरूर देखो जो मैं अपलोड कर रही हूँ, उस बंदे ने बहुत अच्छे लेक्चर प्रिपेयर किए हुए हैं। मेरा एक्चुअली मेरे को करना हो गया है और मैं अब ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, तो सारे लेक्चर इसलिए मैंने वो अपलोड किए हैं, थोड़ा बहुत क्लासेस। लेकिन आप करो अपना सिलेबस, ठीक है। हाँ, है चीज बता। चलो ये भी खा लेंगे तुम्हारा आइडिया भी लगा लेंगे, तो इसलिए चलिए ठीक है बेटा। क्लासेस तुम पढ़ते रहो, ठीक से करो है। ठीक है बेटा। ओके।